हाय एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। हमने ये भी देखा था जो टेरिटरी कॉन्सेप्ट है वो स्टेट से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में एक्वायर टेरिटरी भी आ जाती हैं। इसलिए टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो थोड़ा बड़ा लार्ज माना जाता है। देखो रिसेंटली क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। आप जानते ही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना बड़ा योगदान है हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में। 552 प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि कैसे स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद 2 कैटेगरी के स्टेट होते थे। जैसे ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी लंदन से, और प्रिंसली स्टेट्स होते थे जो नेटिव प्रिंस उसको कंट्रोल करते थे। मगर पैरामाउंटेसी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल किसकी रहती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही रहती थी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब आया, तो इसमें क्या किया गया, बहुत सारा सेपरेशन देखने को मिला। जैसे कुछ लोगों ने इंडिया को जॉइन किया, कुछ स्टेट्स ने, प्रिंसली स्टेट ने पाकिस्तान को जॉइन किया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ को देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे 552 प्रिंसली स्टेट ने इंडिया को जॉइन किया विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उनका कितना बड़ा योगदान था ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री को मेंटेन किया और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ठीक है? अब इन्होंने यहाँ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की बात की है। इन्होंने क्या किया, जब स्टार्टिंग में इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने हमारे इंडिया को ज्वाइन किया। मगर क्या हुआ, इन स्टेट ने नहीं ज्वाइन किया। ये कहना, इनका कहना था कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को जॉइन करने से। तो क्या हुआ, हैदराबाद को मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन से जॉइन कर लिया गया, जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम से, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो पुलिस एक्शन आप सीधा-सीधा समझ सकते हैं कि पुलिस ने एक्शन लिया, वहाँ पर पुलिस गई और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट किया। जूनागढ़ जो गुजरात की साइड में था, इसको रेफरेंडम से किया गया। रेफरेंडम का मतलब है वहाँ के लोगों की राय पूछी गई कि आप इंडिया में यूनाइट होना चाहते हो या नहीं? तो वहाँ के लोगों ने कह दिया हम इंडिया में यूनाइट होना चाहते हैं। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या होता है? देखो उस टाइम पर जो राजा थे वहाँ के हरि सिंह, उन्होंने क्या किया, इंडिया से के साथ मिलने का आह्वान किया, क्योंकि पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने इंडिया पर अटैक कर दिया था और बहुत बहुत सारे पब्लिक को लॉस देखने को मिला था। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनके थ्रू हुआ था। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट थे या टेरिटरी थी वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड थी। देखो ऐसे, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से टेरिटरी ऑफ इंडिया जो डिवाइड की गई थी वो इस तरह से थी। आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं था कि शुरू से ही स्टेट्स चले आ रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई। 1950 में देखोगे तो पार्ट ए में ये सारे स्टेट थे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, इंडिया कैसे इंडिया इंडिया बना। ठीक है? अब स्टेट पार्ट बी में कौन-कौन से स्टेट थे, पार्ट सी में कौन-कौन से थे और पार्ट डी में कौन-कौन से थे। इसमें देखो प्रिंसली स्टेट भी हैं, जैसे अजमेर प्रिंसली स्टेट था, बाद को इंक्लूड किया गया। भोपाल, इसको हम एमपी में इंक्लूड किया गया। ये सब चीज़ें हम एक मैप की सहायता से भी समझेंगे और स्लाइड की सहायता भी समझेंगे। ये आपको इसलिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कहीं आप ये ना सोचें कि बीच-बीच में से मैं बुक से पढ़ाता हूँ ताकि पीपीटी नहीं बनाता हूँ। ये इस वजह से करता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए कि सारी चीज़ जो है बुक से ही पढ़ाई जा रही है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे तो मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई, ये सब आपको याद नहीं रखना, केवल एक बार पढ़ लेना है कि पार्ट डी में कौन-कौन था, पार्ट ई में सॉरी ए में कौन था, ये सब चीज़ें।
ठीक है। अब आगे बताया गया है कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से इम्पोर्टेंस जो है स्टार्ट होता है इस लेक्चर का। धर कमीशन और जेबीपी कमीशन की बात की गई। देखो ये धर दिखाए गए हैं, एसके धर जी दिखाए गए हैं। इनकी अध्यक्षता में 1948 में एक कमीशन बना जिसे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के नाम से जाना गया। देखो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड ऐसा नहीं है, आज़ादी से पहले से ही थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड की थी कि स्टेट्स का या प्रोविंसेस का फॉर्मेशन जो है, वो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, मगर अंग्रेजों ने ये चीज़ मना कर दी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की माँग या लिंग्विस्टिक स्टेट्स की माँग ऐसा नहीं है, आज से ही की गई है। बहुत सालों पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं, आज़ादी से पहले से ही चली आ रही हैं। तो एस.के. धर की अध्यक्षता में उनकी चेयरमैनशिप में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया और उसने एग्जामाइन किया कि फिजिबिलिटी कि लिंग्विस्टिक स्टेट की फिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर बिल्कुल भी मना कर दिया गया कि आप जो है लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के आधार पर कोई स्टेट नहीं बना सकते। एक लैंग्वेज एक स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, इंडिया की डाइवर्सिटी को और यूनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आजकल आप देख रहे हो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन ऐसी चीजें जो चल रही हैं, वन आधार कार्ड। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस भी हैं। लोगों को प्रॉस बताए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का प्रॉस ही है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे, उसके कॉन्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर धर कमीशन बनाया गया एस.के. धर की अध्यक्षता में, और इन्होंने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने को मना कर दिया। इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए। कौन-सा स्टेट में कौन-सी सिटी पास पड़ती है, दिल्ली कितनी दूर पड़ता है, मतलब रेल और रोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर ये चीज हुई, मगर डिमांड लैंग्वेज के आधार पर बढ़ती चली गई। फिर क्या किया कांग्रेस ने 1948 में जेबीपी कमीशन बताई। जेबीपी कमीशन की क्या फुल फॉर्म है, पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, देन वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारमैया। ये देखो पत्ता भाई सीतारमैया का फोटो है। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है आधार नहीं हो सकती, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया में स्टेट बनाए गए और इस स्टेट में किस किसने एक्सेप्ट किया। अगर एस के धर आता है, जवाहरलाल नेहरू, जेबीपी कमीशन आता है, तो वहीं आप मना कर दोगे। इन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जेबीपी कमीशन आया था, इसने लैंग्वेज के आधार पर इंडिया का स्टेट बनाने को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि एस के धर की कमेटी की अध्यक्षता में जो पहले इससे कमीशन बनाया गया था 1947 में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। देखो दोनों ने ही नहीं किया था, मगर स्टेटमेंट में क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया कि आपको लगे हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह की चीजें जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखो टेरिटरी का कॉन्सेप्ट लार्जर होता है, इसलिए यहाँ टेरिटरी वर्ड यूज़ किया है। तो टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है, अंडमान निकोबार को डीप में रखा गया है। ये देखो कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इसको आपको एक बार वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना है कि पार्ट ए में कौन है, पार्ट बी में कौन है, पार्ट सी में कौन है और पार्ट डी में कौन है। ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखना है। ये भी वही बात बताई गई है कि कैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से डील किया गया स्टेट से। ये सब कुछ नहीं याद रखना। अब 1953 में क्या हुआ भाई, आंध्र प्रदेश में देखोगे, आंध्रा स्टेट के रीजन में तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसमें क्या हुआ, एक कांग्रेस के मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। जैसे कि पोट्टी श्री रमल्लू। पोट्टी श्री रमल्लू ने क्या किया, प्रोलॉन्ग पॉपुलेशन एजिटेशन हुआ, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इसके डेथ की वजह से क्या हुआ, फजल अली कमीशन बनाया गया। फजल अली कमीशन ने क्या किया, पूरी चीज को री एग्जामाइन की, और 3 मेंबर की ये कमेटी थी, इसमें के एम पनीकर भी थे और एच एन कुजरू भी थे। इन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट बना सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने, लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट बना सकते हो, मगर वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता ये चीज।
क्योंकि वन लैंग्वेज वन स्टेट हो जाएगा तो कहीं न कहीं आपको स्टेट टू स्टेट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, अदर स्टेट को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्च्युनिटी डिक्लाइन होंगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाएगा, इसलिए रेशियल फीचर इमर्ज होते चले आएँगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि फज़ल अली कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया था, मगर उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक स्टेट और एक लैंग्वेज होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको छोटी लग रही है तो आपको ये एग्जाम में नुकसान देगी, ठीक है? आगे क्या-क्या बताया गया? इन्होंने बताया गया कि स्टेट को क्या करना चाहिए जब रीऑर्गनाइजेशन किया जाए स्टेट का। देखो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। वही बात आ गई मैंने कहा सिक्योरिटी और यूनिटी की कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें स्ट्रेंथ करना है उसको और प्रिजर्व करना है अपने कल्चर को। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी मतलब कल्चर में होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए अदर कल्चर को भी। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन ले गए, प्लानिंग एंड प्रमोशन किया गया, वेलफेयर ऑफ पीपल और नेशन होल, ठीक है? अब क्या हुआ देखो 1956 में कितनी तब्दीली आ गई। अभी आप ए, बी, सी, डी देख रहे थे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या हुआ देखो 1956 में कितने स्टेट आ गए। आंध्र आ गया, आसाम आ गया, ठीक है? बिहार आ गया, बॉम्बे आ गया। बॉम्बे देखो स्टेट था खुद में। जम्मू कश्मीर आ गया, केरला आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, मद्रास आ गया, ठीक है? आप देखोगे मैसूर आ गया, उड़ीसा आ गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये सब आ गए। यूनियन टेरिटरी इमर्ज होकर आने लगी। कहाँ अंडमान और निकोबार की बात हो रही थी, अब दिल्ली भी आ गया। हिमाचल देखो, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी है। अब इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी-कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश स्टार्टिंग से ही स्टेट रहा है, वो पहले कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं रहा। वहीं गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि ये यूनियन टेरिटरी है, देखो जो मैंने हाइलाइट भी किया, लाल कलर किया, क्यों किया? क्योंकि ये आज स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इस तरह से चीज़ें हमें याद रखना है, इससे क्या होता है, देखो ऐसे लेक्चर सुनने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप पढ़ सकते हो खुद से, मगर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ, 1956 तक क्या हुआ, 16 स्टेट आ गए और 3 एडमिनिस्ट्रेड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी आ गई। मतलब अभी तक 3 आई थी, यहाँ 6 दिखाई हैं। अभी तक 3 आई थी, मगर क्या होगा 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा। उससे क्या होगा, स्टेट की संख्या बढ़ती चली जाएगी और यूनियन टेरिटरी की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत त्रावणकोर और कोच्चि को मिलाकर एक नया स्टेट बना दिया गया केरला, ठीक है? इसी तरह से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है? इसी तरह यहाँ सारी चीजें बताई गई हैं कि कुर्ग को मिला दिया गया, ईस्ट पंजाब को पंजाब में मिला दिया गया, अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी आइलैंड को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और मद्रास से इसे डिटैच कर दिया गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएट कैसे हुई, कैसे महाराष्ट्र और गुजरात का इमरजेंस हुआ, ये पीपीटी की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हम उसको मैप भी इज़िली लगा सकें, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं दी होती हैं तो नए बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो एक मैप भी लगाएँगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। थैंक यू वेरी मच।